भूतिया कंगन। कहानी है सहारनपुर जिले के कछुआ शहर की। मालती के इकलौते बेटे धर्मेश की नई नई शादी हुई थी। मालती बहुत खुश थी। मालती की बहू ज्यूली आईने के सामने अपना रूप निहार रही थी। सब कुछ परफेक्ट है, बस हाथ खाली खाली है। कोई कंगन मिल जाते तो बात ही कुछ और होती। तभी मालती एक कंगन लेकर आई और ज्यूली को पहनाने लगी। मिल गया कंगन, सोने का खानदानी कंगन है। देखो तो कितना जच रहा है। कंगन तो बेहद खूबसूरत है, पर एक ही कंगन क्यों? दूसरा कहाँ है? ज्यूली की बात सुनकर मालती परेशान हो गई। अपने बेटे धर्मेश के पास जाकर कहने लगी, बहू दूसरा कंगन मांग रही है, क्या करे? उसे बोलो नहीं मिलेगा। गुस्सा थूक दे बेटा, हमें कैसे भी करके उसके मायके वालों से दहेज के और 1.5 लाख हथियाने हैं। जूली को खुश तो रखना ही पड़ेगा। बात तो ठीक है, लेकिन कंगन के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लाश तो अभी सड़ी भी नहीं होगी। जूली धर्मेश के साथ सो तो गई, लेकिन रात भर उसे नींद ही नहीं आई। पूरे शरीर में भारीपन महसूस होता रहा। सोने के बाद बुरे सपने लगातार उसकी नींद खोलते रहे। ये आज अचानक क्या हो गया? सुबह गुरुजी को कॉल लगाती हूँ। सुबह हो गई। जूली ने अपने गुरु रविशंकर जी को कॉल लगाई। प्रणाम गुरुजी, कल रात से बुरे सपने आ रहे हैं। भारीपन सा महसूस हो रहा है, नींद भी नहीं आ रही। ऐसा क्या हो रहा है? तुम्हारे दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन हो रहा है। जरा बताओ कैसे परिवर्तन है? विशेषतः तुमने कुछ नया खाया पिया या फिर पहना तो नहीं? खाना पीना तो सब आपके ही मार्गदर्शन अनुसार है गुरुजी। बस सास का दिया हुआ एक कंगन पहन लिया है। हमारा अनुमान है वो कंगन ही तुम्हारी दशा का एकमात्र कारण है। उसे उतार दो और 2 दिन बाद हमें परिणामों से अवगत कराओ। गुरुजी ने कंगन उतारने की सलाह दे दी, लेकिन ज्यूली राजी नहीं थी। कंगन उतार दिया तो सास बुरा मान जाएंगी, और तो और वो दूसरा कंगन भी नहीं देंगी। ये कंगन हाथ में रहेगा तो दूसरा भी जल्द मिल जाएगा। रात होते ही धर्मेश सो गया, लेकिन ज्यूली के हालात बेहद खराब थे। रात के 12 बजे तक वो लेटी लेटी छत की ओर देखती रही। उसकी आंखें फटकर मोटी हो गई थीं। अचानक ज्यूली अपने बिस्तर से उठकर घर के पिछवाड़े आ गई, जमीन पर बैठ गई और नाखूनों से जमीन नोचने लगी। जमीन से मिट्टी हटती चली गई और ज्यूली के हाथ एक हाथ आया, जिस हाथ में सोने का वो दूसरा कंगन था। वो कंगन भी ज्यूली ने पहन लिया और बेडरूम में आकर धर्मेश के साथ सो गई। सुबह झाड़ू लगाते वक्त मालती की आंख में कचरा अटक गया, तो उसने रसोई में खड़ी ज्यूली को आवाज लगाई, बहू, आंख में कचरा अटका है, जरा साफ तो कर दे। ज्यूली आई और आंख का कचरा हटाने लगी, तो मालती ने उसके हाथों में दोनों कंगन देख लिए और उसका दिल दहल गया। रहने दो, हो गया साफ। शाम को मालती धर्मेश के साथ बाबा चंगुलनाथ के मठ पहुंची। जैसे आपने कहा था वैसे ही किया था। सरला को मारकर उसके हाथ में एक कंगन छोड़ दिया था, फिर आज नई बहुरिया के हाथ में वो कंगन कैसे आया? प्रतिशोध लेना चाहती है। दिन प्रतिदिन शक्तियां बढ़ रही है। आज रात अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो विपदा आ जाएगी। रात के वक्त जूली गहरी नींद से सो रही थी और धर्मेश बेचैन लेटा था। जैसे ही 12 बजे धर्मेश मालती के साथ घर के पिछवाड़े आया और दोनों मिलकर मिट्टी हटाने लगे। थोड़ी देर बाद एक लाश निकली। लाश को देखकर दोनों दंग रह गए, क्योंकि लाश के हाथ में वही कंगन चमचमा रहा था। ये फिर से इसके हाथ में कैसे? सुबह तो ज्यूली के हाथ में मैंने देखा था।
अचानक कोई जोर जोर से हंसने लगा। दोनों ने पीछे देखा तो दोनों की सांसें रुक गई। पीछे ज्यूली खड़ी थी। उसका रवैया बदल गया था। बाल हवा में बिखर रहे थे, मुंह से पानी टपक रहा था। ए पागल लड़की, चल चल अंदर चल। ऐसे ना धमकाओ धर्मेश बाबू, मैं आपकी पहली बीवी सरला हूँ। ज्यूली नहीं। ये सुनते ही मालती और धर्मेश के रोंगटे खड़े हो गए। क्या चाहती है तू? आखिर क्या चाहती है? बदला। मेरे माता पिता दहेज ना दे सके तो तुम दोनों ने मिलकर बेरहमी से मुझे दफना दिया। अब भुगतो मेरी बेरहमी का नतीजा। मालती और धर्मेश भागने लगे। सरला ने जोर जोर से हंसते हुए अपना सिर हिलाया तो मालती धर्मेश अपने आप पीछे पीछे सरकने लगे। ये क्या हो रहा है माँ? हम तो भाग ही नहीं पा रहे। सरला ने दोनों को पीछे खींच लिया और सिर को जोरदार झटका देकर दोनों को गड्ढे में गिरा दिया। सरला, माफ कर दो, माफ कर दो। बचाओ, बचाओ कोई। सरला ने मिट्टी पर नजर डाली तो मिट्टी अपने आप गड्ढे में गिरने लगी। थोड़ी ही देर में गड्ढा मिट्टी से भर गया और मालती धर्मेश दफन होकर मर गए। इस प्रकार ज्यूली के शरीर की मदद से सरला ने खुद पर हुए अत्याचार का बदला ले लिया। शैतानी बच्चा। रात के सुनसान वक्त रिधिमा और संजीव टहलते टहलते घर से काफी दूर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। क्या सोच रही हो रिधिमा? सोच रही हूँ हमारा क्या होगा। रिधिमा, जो हमारे हाथ में नहीं है उसे सोचने से क्या फायदा? क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएं? रिधिमा, 10 डॉक्टर बदल कर देख लिए, अब शहर में कौन सा डॉक्टर बचा है? तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है। संजीव, तुम्हें रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी? मुझे तो वो रोता बच्चा दिख रहा है। वो देखो, सड़क किनारे। दोनों बच्चे के पास जाते हैं। बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारा नाम क्या है बेटे? बच्चा जवाब नहीं देता, बस रोता रहता है। रोते रोते अचानक शैतान बन जाता है। नहीं! चिल्लाती हुई रिधिमा बिस्तर पर से उठ जाती है। तेज सांसें चलने लगती हैं। क्या हुआ रिधिमा? बुरा सपना देखा क्या? बहुत बुरा। संजीव, हमने किर्शित को घर लाकर गलती तो नहीं की ना? ऐसा मत सोचो रिधिमा, किर्शित अच्छा बच्चा है। 2 दिन में कितना घुल मिल गया है। बस गूंगा है, बोल नहीं पाता। उसके माता पिता कौन है, कहाँ है? अब किर्शित हमारा बच्चा है। जो इतने प्यारे बच्चे को रास्ते पर छोड़कर चले गए, उनके बारे में हम क्यों सोचें? सो जाओ, कल किर्शित का स्कूल में दाखिला कराना है। सुबह होती है। रिधिमा, किर्शित कहाँ है? तैयार हो रहा है, आता ही होगा। किर्शित हॉल की तरफ आता है। ये लो, आ गया। बेटा, एक शूज की लेस तो खुली छोड़ दिया आपने। रिधिमा शूज की लेस बांधने झुक जाती है। तभी किर्शित रिधिमा की गर्दन को दांतों से काटने लगता है। छोड़ो किर्शित, छोड़ो। किर्शित छोड़ो। संजीव किर्शित को रिधिमा से अलग करता है। देखो, दांत के निशान तक आ गए हैं। बच्चा है या शैतान? छोड़ दो संजीव, बच्चा ही तो है। अपना बच्चा होता तो ऐसी ही शैतानी करता। तू शैतान है, बच्चा बन के रहेगा। इंसान लाड़ प्यार दिखाएगा, लेकिन हमारा मकसद इंसान की तबाही है, तबाही। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सर, ये गूंगा है। इसके डॉक्यूमेंट्स? सर, ये हमें एक रात रास्ते में रोता हुआ मिला तो हमने इसे गोद ले लिया। प्रोसेस जारी है, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं एडमिशन कर देता हूँ। आप डॉक्यूमेंट्स हफ्ते भर में जमा कर दीजिएगा। हरी! प्यून
बच्चे को क्लास लेकर जाओ। प्यून किर्शित को लेकर जाता है। संजीव घर आता है। रिधिमा, कहाँ हो तुम? किर्शित का एडमिशन हो गया। रिधिमा। रिधिमा सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरती है। रिधिमा को देखकर संजीव चौंक जाता है। माय गॉड, ये क्या हुआ तुम्हें? रिधिमा। रिधिमा संजीव के पास आती है और संजीव को काट लेती है। छोड़ किर्शित, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। प्यून भागता हुआ आता है। शैतान काटता है, चल तेरी कंप्लेंट करता हूँ। प्यून किर्शित को लेकर हेडमास्टर के पास जाता है। क्या हुआ हरी? सर, इस बच्चे ने सोहेल को बुरी तरह से काटा, उसकी गर्दन से खून बह रहा है सर। क्या? जाओ तुम सोहन की मलहम पट्टी करो, इससे मैं देखता हूँ। प्यून चला जाता है। किर्शित, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मिस्टर संजीव को अभी फोन करता हूँ। प्यून भागता भागता आता है। सर, गजब हो गया, सोहेल सारे बच्चों को काट रहा है। व्हाट? चलो। दोनों भागते भागते आते हैं और देखते हैं कि स्कूल के सारे बच्चे एक दूसरे को काट रहे हैं। सबके दांत और नाखून निकल आए हैं, हाथ पैर पर लंबे लंबे बाल उगाए हैं। माय गॉड, ये क्या हो रहा है? स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। तभी एक दांत और नाखून बढ़ी हुई, शरीर पर लंबे बाल बढ़ी हुई टीचर रोते रोते हेडमास्टर के पास आती है। मिस मेहरा, ये सब क्या है? सर, उस सोहेल ने मुझे काटा। रोते रोते टीचर हेडमास्टर के गले पड़ती है और हेडमास्टर को काट लेती है। मिस मेहरा, ये क्या किया आपने? हरी, जल्दी आओ। पुलिस, डॉक्टर, सबको फोन करो फौरन, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हरी भागता हुआ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में हेडमास्टर हंसने लगता है। उसके भी दांत और नाखून बढ़ने लगते हैं और वो मिस मेहरा को काट देता है। इस प्रकार सारे बच्चे, टीचर्स एक दूसरे को काट रहे थे। इधर हरी हेडमास्टर ऑफिस आता है। वहाँ किर्शित सर झुकाए खड़ा होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो गया। कौन हो तुम? हेलो, पुलिस स्टेशन। किर्शित हरी की गर्दन को पकड़ के लंबे दांतों और नाखूनों से हरी को काट रहा है। किर्शित पूरा शैतान बन चुका है। भगदड़ मची है। बच्चे, टीचर्स, हेडमास्टर सब एक दूसरे को काट रहे हैं, अजीब आवाजें निकाल रहे हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं। तभी स्कूल कॉरिडोर से हरी के पीठ पर बैठकर किर्शित की एंट्री होती है। लंबे दांत, नाखून और बालों से हरी एकदम डरावना दिख रहा है और किसी जानवर की तरह हाथ और पैरों से जमीन पर रेंगता हुआ किर्शित को बाहर ला रहा है। किर्शित को जानवरों की तरह अजीब आवाज निकालकर सलामी देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। शैतानी साम्राज्य में आपका स्वागत है। आप शैतान बन चुके हो। मैं तुम्हारा राजा, शैतानों का शैतान। तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, शहर के हर आदमी को, बच्चे, बूढ़े, औरत, सभी को काटकर शैतान बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अब चलता हूँ। शैतानी साम्राज्य का नारा बुलंद रहे। आसमान से शैतानी माँ धरती पर उतरती है, किर्शित को गोद में उठा लेती है और आसमान में उड़ जाती है। मिस्टर और मिसेस सहगल, हमारे पास कल ही एक बच्चा आया है और आप लोग उसे गोद ले सकते हैं। वंदना, उसे लेकर आओ। वंदना एक बच्चे को लेकर आती है जिसने सर नीचे झुकाया हुआ है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बच्चा ऊपर देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, किर्शित। भूतिया दरबार।
बहुत समय पहले किसी जंगल में बहुत सारे डरावने भूत रहते थे। उन सभी का कालीचरण नाम का एक राजा भूत था, जो कि बहुत ही ताकतवर और खतरनाक था। सभी भूत उससे डरते थे। कालीचरण अपने महल में रहता था और जब भी किसी भूत को न्याय चाहिए होता, वो कालीचरण के दरबार में आ जाता था। महाराज, मैं इतनी दूर शहर जाकर एक मोटा इंसान पकड़ कर लाया था और इसने मेरा इंसान चोरी करके खा लिया। नहीं महाराज, वो इंसान मैं शहर से पकड़ कर लाया था। अच्छा, तो बताओ तुम उसे कौन से शहर से पकड़ कर लाए थे? मैं उसे सूरजगढ़ से पकड़ कर लाया था महाराज। झूठ बोल रहे हो। सूरजगढ़ में तो सदियों से सूखा पड़ा है, इसलिए वहाँ कई सालों से कोई भी इंसान मोटा नहीं हुआ। लंबू भूत, इसे अभी आग में जला दिया जाए। महाराज मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। महाराज मुझे माफ कर दो। इस भूतों के दरबार में सभी के साथ न्याय होता है। इस तरह अपनी समझदारी से कालीचरण सभी फैसले किया करता था। एक दिन उस जंगल में राजू नाम का एक इंसान गुजर रहा था। तभी काले भूत और लाल भूत ने उसे देखा। इतना मोटा इंसान, इसे तो मैं ही खाऊंगा। फिर दोनों भूत उसकी तरफ उड़ पड़े। और फिर दोनों ने राजू को पकड़ लिया। इस इंसान को पहले मैंने पकड़ा है। नहीं, इस इंसान को पहले मैंने पकड़ा था। इस तरह उन दोनों में बहस शुरू हो गई। फिर उन्होंने तय किया कि चलो इस इंसान को लेकर भूतों के दरबार में चलते हैं। वो दोनों राजू के साथ भूतों के दरबार आए। लाल भूत ने कालीचरण को सारी बात बताई और कहा, महाराज, अब आप ही फैसला कीजिए कि इस इंसान को कौन खाएगा। ओ इंसान, अब तुम ही बताओ कि तुम्हें पहले किस भूत ने पकड़ा था? इतने सारे भूतों को देखकर राजू डर गया और वो रोने लगा। मुझे जाने दो, मैं रास्ता भटक गया था, इसलिए गलती से जंगल में आ गया। अरे रोना बंद करो, मुझे रोने वाले इंसान अच्छे नहीं लगते। रो नहीं तो और क्या करूं? मुझे काला भूत खाए या सफेद भूत, मैं तो मर ही जाऊंगा ना। रहम करो महाराज, रहम करो। तुम भूतों के दरबार में खड़े हो, यहाँ रहम नहीं होता, सिर्फ न्याय होता है। चलो अब फैसला करते हैं कि इस इंसान को कौन खाएगा। जब तुम दोनों ने इस इंसान को देखा तो ये क्या कर रहा था? जब मैंने इसे देखा तो ये पानी पी रहा था। जब मैंने इसे देखा तो ये रोटी खा रहा था। ओ इंसान, अब तुम बताओ, तुमने पहले रोटी खाई थी या पानी पिया था? मैंने पहले रोटी खाई थी। मतलब काले भूत ने तुम्हें पहले देखा था? मतलब इस इंसान को मैं खाऊंगा। मैंने कहा था ना, इस भूतों के दरबार में सभी के साथ न्याय होता है। तभी राजू को एक आइडिया आया। उसने बड़ी चालाकी से कहा, भूतों के महाराज, लेकिन आपने उस छोटे भूत के साथ बहुत नाइंसाफी की। ये तुम क्या कह रहे हो?
माना कि उस काले भूत ने मुझे पहले देखा था, लेकिन मैंने तो उस छोटे भूत को पहले देखा था और उसे देखते ही मेरे मन में ख्याल आया था कि मैं इस छोटे भूत से ही खाया जाऊंगा। इसलिए मुझ पर उस छोटे भूत का ही अधिकार होना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? ये इंसान ठीक कह रहा है। इस पर इस छोटे भूत का ही अधिकार होना चाहिए। इसलिए इस इंसान को ये छोटा भूत ही खाएगा। तभी वो छोटा भूत बोला, लेकिन महाराज, मैं इंसान नहीं खाता। क्या? महाराज, फिर तो आपको मुझे जाने देना चाहिए, यही न्याय है। और इस भूतों के दरबार में सभी के साथ न्याय होता है। कालीचरण को राजू की बात सही लगी। उसने कहा, ये इंसान सही कह रहा है। अगर छोटा भूत इसे नहीं खाना चाहता तो इस इंसान को जाने दिया जाएगा, क्योंकि इस भूतों के दरबार में सभी के साथ न्याय होता है। इस तरह अपनी समझदारी और चालाकी से राजू इतने खतरनाक भूतों के बीच में से बचकर निकल आया और काला भूत और लाल भूत उसे देखते ही रह गए। अंधी चुड़ैल। एक शहर था। उस शहर में एक अंधी चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल की दोनों आंखें गायब थी। उसे कुछ भी नहीं दिखता था। मैं जानती हूँ तुम सब यहाँ छिपे हो। मैं देख नहीं सकती, इसका फायदा उठाते हो, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकते। छिपे हुए लोग चुड़ैल अपनी ओर आते देख सांस रोक लेते हैं, कांपने लगते हैं, भागते हैं। कोई जमीन पर चुपचाप लेट जाता है। चुड़ैल का पैर उस पर गिरता है। वो उसे पकड़ने जाती है। वो भागने लगता है। मुझसे होशियारी, लेकिन मुझे इस खेल में मजा आ रहा है। देखती हूँ कहाँ तक भागते हो। चुड़ैल भागते हुए आदमी की ओर हाथ बढ़ाती है तो उसका हाथ बढ़ने लगता है। आदमी हाथ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और अपनी ओर खींच लेती है। बड़े मिलखा बन रहे थे, अब भाग के दिखा। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। क्या क्या चाहिए तुम्हें? क्यों पकड़ा है मुझे? पहले तो मैं तुम्हारी आंखें नोच कर अपने आप को लगा लूंगी, फिर तुम्हें ले जाकर खा जाऊंगी। चुड़ैल उस आदमी की दोनों आंखें नोच लेती है। आदमी दर्द से चीखने लगता है। चुड़ैल वो आंखें अपने आप को लगा लेती है। अरे वाह, बड़ी अच्छी आंखें हैं तुम्हारी। मुझे तो बहुत साफ साफ दिख रहा है। चल, अब मेरे भोजन का समय हो गया। चल चल, घर चल। चुड़ैल आदमी को अपनी पीठ पर लादकर घर ले जाती है और उसे खा जाती है। चुड़ैल आंखें लगाकर देख तो पाती थी, लेकिन एक दिक्कत थी। उसकी लगाई आंखें सिर्फ 24 घंटों तक ही काम करती थी। 24 घंटों बाद आंखें खराब हो जाती और चुड़ैल फिर से अंधी हो जाती थी। फिर क्या था, अंधी चुड़ैल फिर मार्केट जाती और किसी आदमी की आंख नोचकर फिर से नई आंखें लगा लेती। फिर पूरे मार्केट में चुड़ैल का आतंक फैल जाता है और दुकानदार मार्केट बंद करने का निर्णय लेता है। भाइयों, वो अंधी चुड़ैल रोज आ रही है और किसी ना किसी को उठा के ले जाती है। डर के मारे कस्टमर्स भी मार्केट में नहीं आ रहे। क्या किया जाए? जब तक चुड़ैल का कोई इलाज नहीं होता, हमें मार्केट बंद करना होगा। हाँ, हमें मार्केट बंद करना ही होगा। इस प्रकार दुकानदार मार्केट बंद कर देते हैं और पूरे मार्केट में सन्नाटा छा जाता है। रात होती है। चुड़ैल मार्केट आती है तो मार्केट में कोई भी नहीं होता। चुड़ैल बहुत ढूंढती है पर उसे कोई भी आदमी नहीं मिलता। लगता है मार्केट बंद करवा दिया है। अब मेरा क्या होगा?
मुझे आँख और खाना कैसे मिलेगा? चलो ढूंढती हूँ, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। चलते चलते चुड़ैल एक हॉस्पिटल में पहुँचती है। चुड़ैल को देखकर सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल डॉक्टर के केबिन में आती है। डॉक्टर कांपने लगता है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी आंखें चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल डॉक्टर को पकड़ लेती है। छोड़ दो मुझे। तुझे छोड़ा तो मुझे आंखें कैसे मिलेंगी? हाँ, मैं दूंगा तुम्हें आंखें। मैं आंखों का डॉक्टर हूँ। ओह ठीक है, मैं रोज आऊंगी। मुझे दो आंखें और खाने के लिए एक मरीज भी चाहिए। अगर गद्दारी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल डॉक्टर को छोड़ देती है। डॉक्टर चुड़ैल को 2 आंखें देता है और चुड़ैल एक मरीज पीठ पर उठाकर चली जाती है। इस तरह चुड़ैल रोज डॉक्टर के पास आती। डॉक्टर किसी मरीज की आंखें निकाल कर चुड़ैल को लगा देता और मरीज चुड़ैल को सौंप देता। एक दिन डॉक्टर का साइंटिस्ट दोस्त डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर, मैं मृत्यु के बाद अपनी आंखें हॉस्पिटल में दान करना चाहता हूँ। उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अरे तुम यहाँ क्यों आए? तुम अपनी आंखें किसी दूसरे हॉस्पिटल में दान करो। क्या बात है डॉक्टर, परेशान लग रहे हो? डॉक्टर साइंटिस्ट को चुड़ैल के बारे में बताता है। तुम चिंता मत करो डॉक्टर, मैं चुड़ैल के लिए ऐसी आंखें बनाऊंगा कि वो देखती रह जाएगी। फिर साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करके चुड़ैल के लिए आंखें बनवाता है और आंखें लेकर डॉक्टर के पास आता है। ये लो डॉक्टर, ये आंखें चुड़ैल को लगवा देना। ये कैसी आंखें हैं? ये आर्टिफिशियल आंखें हैं। इसमें कैमरा है जिसकी वजह से चुड़ैल देख पाएगी। इसमें एक और खास बात है। खास बात? वह क्या है? इन आंखों में मैंने माइक्रो बम फिट करवा दिया है जिसका रिमोट मेरे पास है। तभी चुड़ैल आती है। साइंटिस्ट छिप जाता है। डॉक्टर, आंखें तैयार हैं कि नहीं? हाँ तैयार है, आप लेट जाइए। चुड़ैल लेट जाती है। डॉक्टर साइंटिस्ट की दी हुई आंखें चुड़ैल को लगाता है। ये कैसी आंखें हैं डॉक्टर? बड़ी तेज रोशनी है इसमें। वो एक छोटे बच्चे की आंखें, इसलिए ज्यादा तेज है। ठीक है, चलती हूँ, कल तैयार रहना। ऐसा कहकर चुड़ैल चली जाती है। चुड़ैल चली गई है साइंटिस्ट, बाहर आ जाओ। साइंटिस्ट बाहर आता है। फिर डॉक्टर और साइंटिस्ट चुड़ैल का पीछा करते हुए हॉस्पिटल के बाहर आते हैं। अब हम ब्लास्ट कर सकते हैं। ऐसा कहकर साइंटिस्ट रिमोट निकालता है और बटन दबाता है। चुड़ैल की आंखों में टिम टिम आवाज आने लगती है। अरे अरे, ये टिक टिक आवाज कैसी? तभी बड़ा धमाका होता है और चुड़ैल के चीथड़े उड़ जाते हैं। साइंटिस्ट की होशियारी से चुड़ैल मर जाती है और सारा शहर चुड़ैल के चंगुल से मुक्त हो जाता है। ये कहानी है एक बहुत ही बड़े मेट्रो सिटी की, जहाँ प्रिया रहती थी। काफी खूबसूरत और यंग थी प्रिया। कुछ सालों पहले शहर में आकर सेटल हुई थी। पेशे से वो एक बैंकर थी। रोज 8 घंटे ऑफिस का काम और बाकी बचा टाइम आराम ही आराम, क्योंकि ना तो उसकी शादी हुई थी और उसके मम्मी पापा भी भैया भाभी के पास थे। मतलब प्रिया अपने आप को ठीक ठाक वक्त दे पाती थी। इन दिनों प्रिया एक किताब पढ़ रही थी जिसमें एक पॉइंट उसे बार बार परेशान कर रहा था। दरअसल वो किताब एक मशहूर लेखिका ने सांपों के बारे में लिखी थी। सुदर्शन, कल मैंने तुम्हारी दी हुई किताब में पढ़ा, उसमें लिखा था कि ये जो कोबरास मतलब नाग होते हैं ना, उनकी कुछ प्रजातियों में ऐसा पाया जाता है कि वो इच्छाधारी होते हैं। मतलब अगर वो लंबे समय तक बिना नागिन में उलझे हुए कुछ साल सीधी चाल भटकते रहे तो फिर जमीन पर रेंगते रेंगते ही अचानक दिव्य बन जाते हैं और फिर जब चाहे तब वो इंसानी रूप में आ सकते हैं, इंसानी मादा को जीतने। कहाँ तुम इन बातों को मानती हो? अरे पढ़कर छोड़ दिया करो ऐसी बातें। नहीं सुदर्शन, मेरी लाइफ में ऐसा ही इच्छाधारी नाग है। What? मतलब वो नाग है कि नहीं ये नहीं पता,
लेकिन वो इच्छाधारी जरूर है। प्रिया तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अंशित नाम का एक लड़का है, मैं उससे प्यार करती हूँ। इतना खूबसूरत है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। प्रिया, क्या किया अंशित ने? दरअसल बात ऐसी थी कि प्रिया जब एक पार्टी में गई थी तो वहाँ उसकी मुलाकात अंशित से हुई। अंशित एक बहुत ही हैंडसम लड़का था, जिसे देखते ही प्रिया ने प्रपोज कर दिया और फिर दोनों काफी करीब आ गए। अंशित करीब आया, ये प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? अंशित मुझे कभी किस नहीं करता। फिर वो उसकी प्रॉब्लम है। अंशित जिस लड़की को किस करता है वो मर जाती है सुदर्शन। अब ये सुनकर सुदर्शन जोरदार शॉक्ड हो गया। What? प्रिया एक दिन सुदर्शन को अंशित के पास ले गई और सुदर्शन ने अंशित को देखा तो उसका माथा ही घूम गया। अंशित नीचे से सांप बनता जा रहा था और ऊपर से इंसान था। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? क्या करे सर, मेरी कोई इच्छा ही काम नहीं कर रही। पहले जिस चीज को होठों से लगाता था वो खत्म हो जाती थी, अब तो मेरे अंदर से इंसान ही खत्म हो रहा है। मैं जानवर बन रहा हूँ, और वो भी कौन सा? तो सांप। डोंट वरी माय बॉय, सब ठीक हो जाएगा। मुझे टेंशन इस बात की नहीं है सर कि मेरा क्या होगा, मुझे टेंशन है कि मेरे बाद प्रिया का क्या होगा। सुदर्शन ने इमीडिएटली उस किताब की ऑथर रंजना का एड्रेस निकाला और सुदर्शन प्रिया को लेकर रंजना के पास आया। देखिए, मैंने आपसे अभी आपके बॉयफ्रेंड अंशित के बारे में सुना और आपको मुझे ये बताते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि वो आपसे लगातार झूठ बोल रहा है। यही ना कि वो छिपा रहा है कि वो इच्छाधारी नाग है, वो तो हमें भी पता है। नहीं, उसका जो खतरनाक झूठ है वो ये है कि वो आपसे प्यार करता है। ये सुनकर तो प्रिया के साथ साथ सुदर्शन भी हिल गया। मैम कैसी बातें कर रही हैं आप? वो तो प्रिया को हद से ज्यादा चाहता है। तकलीफ में भी बस प्रिया के बारे में ही सोच रहा है। जानवर अपनी फीमेल को हद से ज्यादा नहीं चाहते, हमारी वाली हदें उन्हें लागू नहीं होती। वो बस फ्लेवर लेते हैं और मौसम टूटते ही छोड़ देते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, मतलब वो आपको अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है क्योंकि वो इच्छाधारी है और इच्छा पूरी करने के लिए अलग अलग ढोंग रच रहा है। और सेम यही एक्सपीरियंस प्रिया ने रात को लिया जब वो पूरी तरह सो रही थी। तब अंशित अचानक भयानक सा नाग बन गया और प्रिया से लिपट गया। वो प्रिया के होठों को डसना चाहता था लेकिन डस नहीं पाया। प्रिया झट से जाग गई और उसने नाग को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। काटो मुझे, मार डालो, क्यों रुके हो, मार डालो। नाग वापस आधा इंसान बन गया। माफ कर दो प्रिया, पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो गया, मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं जानती हूँ क्या इरादे हैं तेरे, मुझे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है ना तू। अंशित गुस्सा हो गया, काफी ज्यादा भयानक दिखने लगा और जोर से चिल्लाया। हाँ, मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ अपने साथ, अपनी दुनिया में। मैं करीब 100-2 साल बिना नागन के रेंगता रहा। अब इच्छाधारी बनने के बाद ऐसी नागन पाना चाहता हूँ जो बस मेरी हो और किसी की नहीं। ऐसा कहकर अंशित जोर जोर से हंसते हुए हमला करने ही वाला था कि तभी सुदर्शन ऑथर रंजना को लेकर वहां आया। रंजना ने झट से फूंक मारी और अंशित इच्छाधारी नाग से नाग की छोटी सी गोली बन गया। रंजना ने वो गोली उठाकर एक शीशी में भर ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रंजना, लेकिन आप इसे इच्छाधारी नाग की गोली बनाकर क्या करेंगी? रंजना मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी, ऐसे सैकड़ों नागों से रोजाना रात खेलती हूँ मैं। और फिर रंजना झूमती हुई निकल गई। आगे उस इच्छाधारी नाग अंशित का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन सुदर्शन ने तो अपनी प्रिया बचा ली। भूतनी आंटी पार्ट 2। एक छोटा सा शहर था। शहर में थी एक कॉलोनी, नाम था भूतनवाड़ी। भूतनवाड़ी कॉलोनी की हर माँ डर के साए में जीती थी, क्योंकि भूतनवाड़ी के एक घर में एक बूढ़ी भूतनी जंगल से रहने आई थी, जो कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर सताती थी और उन्हें खा जाती थी। भूतनी बूढ़ी थी लेकिन काले जादू में माहिर थी। वो किसी खूबसूरत आंटी का रूप ले लेती और मैदान में खेल रहे बच्चों के पास जाकर उन्हें बहला फुसलाकर अपने घर ले आती और फिर मार देती।
चल बेटा मेरे घर चल, मैं तुम्हें रबड़ी खिलाती हूँ। बच्चा भी भूतनी की बातों में आ जाता और आंटी बनी भूतनी की उंगली पकड़कर उसके साथ चलने लगता। अपने घर में कदम रखते ही अचानक भूतनी का रूप बदल जाता और वो अपने असली रूप में आ जाती, जिसे देखकर बच्चा डर जाता। मम्मी बचाओ, छोड़ो मुझे, तुम आंटी नहीं भूतनी हो। भूतनी नहीं, भूतनी आंटी। खाने आया था रबड़ी, खुद खाना बन जाएगा। भूतनी आंटी को पप्पी दे दे बेटा, और कितना चिल्लाएगा। नहीं, मैं तुम्हें पप्पी नहीं दूंगा, तुम बहुत गंदी हो, छोड़ो मुझे मम्मी। भक भक ना कर, मेरा भोजन बन, चल। इस प्रकार भूतनी की काली करतूतों से कॉलोनी में हाहाकार मच गया। लोगों ने बूढ़ी भूतनी के पास जाकर उसे काफी समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। फिर लोगों ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, तांत्रिकों को उसके घर के सामने बिठाया, लेकिन दुष्ट भूतनी ने अपनी शक्तियों से तांत्रिकों को भी भगा दिया और वो अपनी मनमानी करती रही। इस प्रकार कॉलोनी का नाम भूतनवाड़ी पड़ गया। देखिए, अब इस कॉलोनी में रहना है तो बच्चों को लेकर घर में बंद रहो, नहीं तो कॉलोनी छोड़ दो। बस यही 2 रास्ते बचे हैं बचने के लिए। बेचारे लोग कॉलोनी छोड़कर जाते भी कहां। उन्होंने अपने घर के दरवाजे सदा के लिए बंद कर दिए और डर के साए में जीने लगे। लोगों की सतर्कता से भूतनी भी परेशान हो गई, क्योंकि अब वो और बूढ़ी हो रही थी और उसे खाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। ये क्या, लोगों ने तो दरवाजे बंद कर लिए, अब मैं कैसे जीऊंगी? लगता है अब दोबारा जंगल का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तभी भूतनी ने देखा कि एक औरत अपने गोल मटोल बच्चे के साथ आ रही थी। अरे वाह, लगता है कॉलोनी में नए रहने आए हैं। बच्चा भी एकदम गुब्बारे की तरह फूला हुआ है। इधर सारे घरों के दरवाजे बंद देखकर बच्चा परेशान हो गया। मम्मी, बोलो गोलू। एजेंट कह रहा था अच्छी कॉलोनी है, लेकिन यहाँ तो सारे दरवाजे बंद है, कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा। अब मैं खेलूंगा किसके साथ? तभी भूतनी रूप बदलकर उनके सामने पहुंच गई। आपका स्वागत है हमारी कॉलोनी में। ठंड की वजह से लोगों ने दरवाजे बंद कर रखे हैं। अरे वाह, आपका बच्चा तो बिल्कुल मेरे मोलू जैसा है। मेरा मोलू अभी अभी मैदान में खेलने गया है। मैदान का नाम सुनते ही गोलू खुश हो गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद गोलू और मम्मी वहां से निकल गए और भूतनी खुश हो गई। आज तो पार्टी करूंगी। थोड़ी देर बाद फुटबॉल हाथ में लेकर गोलू मैदान में पहुंचा तो उसने देखा मैदान में उसकी उम्र का बच्चा खेल रहा था। ये देखकर गोलू खुश हो गया। तुम मोलू हो ना? मेरा नाम गोलू है, मेरे साथ खेलेगा? बिल्कुल खेलूंगा। फिर क्या, काफी देर दोनों खेलते रहे और खेलते खेलते थक गए। सारा पसीना निकल गया, प्यास भी लगी है। तो चलो मेरे घर, पानी पी कर आते हैं। तुम्हारा घर पास में ही है ना? तुम्हारी मम्मी मिली थी हमें, चलो चलते हैं। गोलू मोलू के पीछे चलते चलते उसके घर के सामने आ गया तो भूतनी आंटी बनकर खड़ी थी। आओ बेटा। गोलू मोलू के साथ जैसे ही अंदर गया, घर का दरवाजा अचानक बंद हो गया और मोलू भी गायब हो गया। मोलू, कहाँ हो तुम? घर में आए गोलू, इसलिए भेजा मैंने नकली मोलू। भूतनी का खौफनाक रूप देखकर गोलू कांपने लगा। बचाओ, बचाओ मम्मी। पीने आया था पानी, अब मेरी प्यास मिटाएगा। भूतनी आंटी को पप्पी दे दे बेटा, और कितना चिल्लाएगा। प्लीज मुझे मत मारो, मैं अपनी मम्मी का इकलौता बच्चा हूँ। मम्मी का इकलौता बच्चा जैसे हो गाजर कच्चा कच्चा, चप चप करके चबा जाऊं, हाथ लगा एक कच्चा बच्चा। ऐसा कहकर भूतनी गोलू की तरफ बढ़ने लगी और गोलू पीछे पीछे सरकने लगा। जैसे ही भूतनी ने गोलू को छुआ, उसे बिजली का तेज धक्का लगा और वो जलने लगी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी गोलू की मम्मी वहां आई। बिल्कुल सही हो रहा है, तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं?
तेरी जैसी सैकड़ों भूतनियां देखी हैं मैंने। मैं जल क्यों रही हूँ? क्योंकि गोलू के गले में उसकी दादी का दिया हुआ ताबीज है। तेरे जैसी हजारों भूतनियां एक होकर आए तो भी गोलू को छूते ही भस्म हो जाएगी। इतनी शक्ति है इस ताबीज में। चल गोलू। ऐसा कहकर मम्मी गोलू को लेकर निकल गई और भूतनी आंटी तड़प तड़प कर राख हो गई। फिर क्या, फिर तो कॉलोनी के सारे दरवाजे गोलू और उसकी मम्मी के स्वागत के लिए खुल गए। पुरानी हवेली। आजमगढ़ में 400 साल पुरानी एक हवेली थी। लोग उसे अंग्रेजों के जमाने वाली हवेली कह के पुकारते थे। हवेली काफी पुरानी और सुनसान थी, इसीलिए कोई भी उस हवेली की तरफ नहीं जाता। बस आजमगढ़ के नशेड़ी, गंजेड़ी और बेवड़े लोग उस हवेली में दिन रात पड़े रहते थे, हंगामा करते थे। राजू दादा, कोई अंग्रेज अधिकारी इस हवेली में अपनी आइटम लेकर आया था, सच था क्या? भाई बोतल कसम, मेरे दादा ने बताया था। क्या औरत थी भाई वो, अरे आग थी आग, अरे मानो कपड़े में लिपटा सोना। जॉर्ज नाम का कोई अंग्रेज लेकर आया था उसे। दोनों प्यार करते थे, काफी दिन दोनों साथ रहे। फिर किसी काम से जॉर्ज को जाना पड़ा और वो वापिस ही नहीं आया। फिर उस लड़की का क्या हुआ? उसका क्या होना था है? कुछ दिन ऐसे ही हवेली में शराब पीकर पड़ी रही और फिर रोने लगी। गांव में आधी रात में घूमती थी भाई उसकी आवाज। तो क्या लोगों ने उसकी मदद नहीं की? अरे फटती थी लोगों की अंग्रेजों से। हवेली की परछाई में भी खड़ा नहीं रहता था कोई। ओ, फिर आगे क्या हुआ? अबे होना क्या था, नशे में पागलों की तरह चीखती चिल्लाती रही और फिर अचानक एक दिन उसकी आवाज ही शांत हो गई। वो क्यों? अबे हमारे जैसे आवारा लड़कों ने उसकी हालत का फायदा उठाया। अमावस की रात देखकर 4-5 हवेली के अंदर घुसे और उसकी इज्जत लूटकर उसे मारकर हवेली में दफनाकर चले गए। तब से ये हवेली सुनी पड़ी है, ना जॉर्ज आया ना दूसरा कोई और। कहानी और शराब के प्रभाव से राजू के पंटर डर गए। रात भी काफी हो गई थी, अंधेरा था। छोटू ने माचिस जलाई, तभी कोई पीछे से आया और फूंक मारकर चला गया। ये फूंक किसने मारी? अबे फूंक कौन मारेगा, हवा से बुझ गई होगी। साला गिलास नहीं दिख रहा है ठीक से। छोटू ने फिर से माचिस जलाई। रोशनी में उसने देखा कि राजू के पीछे कोई लड़की बैठी उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। कौन है? अबे कहाँ? अरे राजू दादा के पीछे। मेरे पीछे? राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा उसके सामने एक लड़की का चेहरा आ गया। राजू दादा, क्या हुआ? राजू काफी डर गया था, फिर भी हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस डरा रहा था तुम्हें। चलो चलते हैं यार। क्या हुआ राजू दादा, लगता है तुम दोनों को चढ़ गई है। ऐसा कहकर बंटी ने नीचे अपनी बोतल देखी तो बोतल वहाँ नहीं थी। अरे मेरी बोतल कहाँ है? अरे हमें क्या पता, बोतल संभाल नहीं पा रहा और बोलता है चढ़ी नहीं है। तभी बंटी ने देखा कि उसकी बोतल हवेली के दूसरे कमरे में रखी हुई है। क्या यार, क्यों खेल रहे हो मेरे साथ? वो देखो, बोतल उस कमरे में है। तू जाना लेकर आ। बंटी बोतल लेने के लिए दूसरे कमरे में आया। जैसे ही बोतल उठाकर वो पीछे मुड़ा, उसकी चीख निकल गई क्योंकि उसके पीछे एक भयानक भूतनी खड़ी थी। भूतनी झट से रूप बदलकर एक खूबसूरत लड़की बन गई और बंटी के गले लग गई। डर के मारे बंटी की आवाज नहीं फूट रही थी। जॉर्ज, जॉर्ज डार्लिंग, आई लव यू। मैं जॉर्ज नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। पता है तुम जॉर्ज नहीं हो, जॉर्ज तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। बंटी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे जॉर्ज का भयानक भूत खड़ा था। बंटी चीख पाता उससे पहले ही जॉर्ज का भूत बंटी के शरीर में घुस गया और बंटी लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया।
लड़की भी मुस्कुराते हुए भयानक भूतनी बन गई और फिर गायब हो गई। इधर राजू और छोटू बंटी को पुकार रहे थे। ए बंटी आना, ए बंटी बोतल मिली क्या रे? ए बंटी। लगता है बंटी वही बोतल के साथ लुढ़क गया। तभी बंटी बोतल लेकर आया। उसकी आंखें, उसका रवैया, सब कुछ बदल चुका था। बैठ बंटी। बंटी, तू हमको पागल समझता है? हाँ क्या रे साला, मैंने तुमको ये कहानी क्या सुनाई, तुम लोग मुझे ही बनाने लगे। ये माचिस बुझाकर बोलता है किसने बुझाई, तू बोतल उधर रख कर आया और फिर बोलता है बोतल किसने छिपाई। सब नौटंकी है साला। राजू दादा, झिलमिल की इज्जत लूट कर उसे दफना दिया उन लोगों ने। उसी रात जॉर्ज लौट कर आया और उसने झिलमिल को हवेली में दफनाया हुआ पाया। वह सह ना सका और उसने भी झिलमिल के साथ गाड़ लिया खुद को। अबे क्या बक रहा है? कौन झिलमिल? वही लड़की जिसे जॉर्ज हवेली में लेकर आया था। ये सुनकर राजू और छोटू जोर जोर से हंसने लगे। ए बंटी, माल फूक के आया क्या है? अच्छा चल बता, किसने बताया तुम्हें ये? हैं? जॉर्ज ने बताया। हैं? जॉर्ज कहाँ है? मेरे अंदर। और झिलमिल कहाँ है? वो देखो, आपके पीछे। ये सुनकर राजू जोर जोर से हंसने लगा। ए छोटू, देख बंटी क्या बक रहा है। वो लड़की मेरे पीछे है। लेकिन छोटू को सांप सूंघ गया था। राजू दादा पीछे देखो। राजू ने पीछे देखा तो सच में उसके पीछे झिलमिल का भूत खड़ा था। राजू जोर से चिल्लाया। तभी पीछे से बंटी ने बोतल से राजू का सिर फोड़ दिया। कांच के टुकड़े टुकड़े हुए और राजू भी फर्श पर बिखर कर मर गया। ए बंटी, अरे ये क्या कर दिया तूने? बंटी नहीं, जॉर्ज। तभी झिलमिल का भूत छोटू की तरफ बढ़ने लगा। छोड़ो मुझे, मत मारो, मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ। छोड़ो। मैं तो चाहती हूँ तुम यहाँ से जाओ ही मत। मतलब? झिलमिल का भूत छोटू के शरीर में घुस गया और अचानक छोटू का रवैया बदल गया। वो बंटी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में भर लिया। हमें इंसानी शरीर मिल गया झिलमिल। कितने साल तड़पे हैं एक दूसरे को छूने के लिए, आज ये दो जिंदा शरीर मिल गए। अब हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। सालों साल इसी हवेली में साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। मुझसे और इंतजार नहीं होता जॉर्ज। चलो, मुझे बेडरूम में लेकर चलो। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में उठा लिया और वो छोटू को लेकर हवेली के अंदर वाले कमरे की तरफ निकल पड़ा। पुरानी हवेली। आजमगढ़ में 400 साल पुरानी एक हवेली थी। लोग उसे अंग्रेजों के जमाने वाली हवेली कह के पुकारते थे। हवेली काफी पुरानी और सुनसान थी, इसीलिए कोई भी उस हवेली की तरफ नहीं जाता। बस आजमगढ़ के नशेड़ी, गंजेड़ी और बेवड़े लोग उस हवेली में दिन रात पड़े रहते थे, हंगामा करते थे। राजू दादा, कोई अंग्रेज अधिकारी इस हवेली में अपनी आइटम लेकर आया था, सच था क्या? भाई बोतल कसम, मेरे दादा ने बताया था। क्या औरत थी भाई वो, अरे आग थी आग, अरे मानो कपड़े में लिपटा सोना। जॉर्ज नाम का कोई अंग्रेज लेकर आया था उसे। दोनों प्यार करते थे, काफी दिन दोनों साथ रहे। फिर किसी काम से जॉर्ज को जाना पड़ा और वो वापिस ही नहीं आया। फिर उस लड़की का क्या हुआ? उसका क्या होना था है? कुछ दिन ऐसे ही हवेली में शराब पीकर पड़ी रही और फिर रोने लगी। गांव में आधी रात में घूमती थी भाई उसकी आवाज। तो क्या लोगों ने उसकी मदद नहीं की? अरे फटती थी लोगों की अंग्रेजों से। हवेली की परछाई में भी खड़ा नहीं रहता था कोई। ओह, फिर आगे क्या हुआ? अबे होना क्या था,
नशे में पागलों की तरह चीखती चिल्लाती रही और फिर अचानक एक दिन उसकी आवाज ही शांत हो गई। वो क्यों? अबे हमारे जैसे आवारा लड़कों ने उसकी हालत का फायदा उठाया। अमावस की रात देखकर 4-5 हवेली के अंदर घुसे और उसकी इज्जत लूटकर उसे मारकर हवेली में दफनाकर चले गए। तब से ये हवेली सुनी पड़ी है, ना जॉर्ज आया ना दूसरा कोई और। कहानी और शराब के प्रभाव से राजू के पंटर डर गए। रात भी काफी हो गई थी, अंधेरा था। छोटू ने माचिस जलाई, तभी कोई पीछे से आया और फूंक मारकर चला गया। ये फूंक किसने मारी? अबे फूंक कौन मारेगा, हवा से बुझ गई होगी। साला गिलास नहीं दिख रहा है ठीक से। छोटू ने फिर से माचिस जलाई। रोशनी में उसने देखा कि राजू के पीछे कोई लड़की बैठी उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। कौन है? अबे कहाँ? अरे राजू दादा के पीछे। मेरे पीछे? राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा उसके सामने एक लड़की का चेहरा आ गया। राजू दादा क्या हुआ? राजू काफी डर गया था, फिर भी हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस डरा रहा था तुम्हें। चलो चलते हैं यार। क्या हुआ राजू दादा? लगता है तुम दोनों को चढ़ गई है। ऐसा कहकर बंटी ने नीचे अपनी बोतल देखी तो बोतल वहाँ नहीं थी। अरे मेरी बोतल कहाँ है? अरे हमें क्या पता, बोतल संभाल नहीं पा रहा और बोलता है चढ़ी नहीं। तभी बंटी ने देखा कि उसकी बोतल हवेली के दूसरे कमरे में रखी हुई है। क्या यार, क्यों खेल रहे हो मेरे साथ? वो देखो बोतल उस कमरे में है। तो जाना लेकर आ। बंटी बोतल लेने के लिए दूसरे कमरे में आया। जैसे ही बोतल उठाकर वो पीछे मुड़ा, उसकी चीख निकल गई क्योंकि उसके पीछे एक भयानक भूतनी खड़ी थी। भूतनी झट से रूप बदलकर एक खूबसूरत लड़की बन गई और बंटी के गले लग गई। डर के मारे बंटी की आवाज नहीं फूट रही थी। जॉर्ज, जॉर्ज डार्लिंग, आई लव यू। मैं जॉर्ज नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। पता है तुम जॉर्ज नहीं हो, जॉर्ज तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। बंटी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे जॉर्ज का भयानक भूत खड़ा था। बंटी चीख पाता उससे पहले ही जॉर्ज का भूत बंटी के शरीर में घुस गया और बंटी लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया। लड़की भी मुस्कुराते हुए भयानक भूतनी बन गई और फिर गायब हो गई। इधर राजू और छोटू बंटी को पुकार रहे थे। ए बंटी आना, ए बंटी बोतल मिली क्या रे? ए बंटी। लगता है बंटी वही बोतल के साथ लुढ़क गया। तभी बंटी बोतल लेकर आया। उसकी आंखें, उसका रवैया, सब कुछ बदल चुका था। बैठ बंटी। बंटी तू हमको पागल समझता है? हाँ क्या रे साला, मैंने तुमको ये कहानी क्या सुनाई, तुम लोग मुझे ही बनाने लगे। ये माचिस बुझाकर बोलता है किसने बुझाई, तू बोतल उधर रख कर आया और फिर बोलता है बोतल किसने छिपाई। सब नौटंकी है साला। राजू दादा, झिलमिल की इज्जत लूट कर उसे दफना दिया उन लोगों ने। उसी रात जॉर्ज लौट कर आया और उसने झिलमिल को हवेली में दफनाया हुआ पाया। वह सह ना सका और उसने भी झिलमिल के साथ गाड़ लिया खुद को। अबे क्या बक रहा है? कौन झिलमिल? वही लड़की जिसे जॉर्ज हवेली में लेकर आया था। ये सुनकर राजू और छोटू जोर जोर से हंसने लगे। ए बंटी, माल फूक के आया क्या है? अच्छा चल बता, किसने बताया तुम्हें ये? हैं? जॉर्ज ने बताया। जॉर्ज कहाँ है? मेरे अंदर। और झिलमिल कहाँ है? वो देखो आपके पीछे। ये सुनकर राजू जोर जोर से हंसने लगा। ए छोटू देख बंटी क्या बक रहा है। वो लड़की मेरे पीछे है।
लेकिन छोटू को सांप सूंघ गया था। राजू दादा पीछे देखो। राजू ने पीछे देखा तो सच में उसके पीछे झिलमिल का भूत खड़ा था। राजू जोर से चिल्लाया। तभी पीछे से बंटी ने बोतल से राजू का सिर फोड़ दिया। कांच के टुकड़े टुकड़े हुए और राजू भी फर्श पर बिखर कर मर गया। ए बंटी, अरे ये क्या कर दिया तूने? बंटी नहीं, जॉर्ज। तभी झिलमिल का भूत छोटू की तरफ बढ़ने लगा। छोड़ो मुझे, मत मारो, मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ, छोड़ो। मैं तो चाहती हूँ तुम यहाँ से जाओ ही मत। मतलब? झिलमिल का भूत छोटू के शरीर में घुस गया और अचानक छोटू का रवैया बदल गया। वो बंटी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में भर लिया। हमें इंसानी शरीर मिल गया झिलमिल। कितने साल तड़पे हैं एक दूसरे को छूने के लिए, आज ये दो जिंदा शरीर मिल गए। अब हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे, सालों साल इसी हवेली में साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। मुझसे और इंतजार नहीं होता जॉर्ज, चलो मुझे बेडरूम में लेकर चलो। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में उठा लिया और वो छोटू को लेकर हवेली के अंदर वाले कमरे की तरफ निकल पड़ा। क्रिमिनल भूत। एक समय की बात है, इंस्पेक्टर ब्रिजेश एक बहुत ही होनहार और बहादुर अफसर थे। वो बड़े से बड़े क्रिमिनल का एनकाउंटर करते थे। एक दिन उनका पाला साइको किलर राका से पड़ गया। वो उसके पीछे भाग रहे थे और राका भी तेजी से भाग रहा था, पर ब्रिजेश ने शॉर्टकट लेकर सामने आकर राका को गोली मार दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा इंस्पेक्टर, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। राका ऐसा कहते ही दम तोड़ देता है। उसकी लाश को शमशान घाट में दफना दिया जाता है। ब्रिजेश को बहादुरी का मेडल देकर सम्मान दिया जाता है। उसके परिवार में सब बहुत खुश होते हैं। आप तो हर महीने एक मेडल ले आते हैं, इतने मेडल कहाँ रखे हैं ये भी बता दीजिए। अरे मम्मी, पापा के मेडल्स के लिए एक नया कमरा बनवा देते हैं। कमरा नहीं, जिस स्पीड से भैया मेडल ला रहे हैं, मेडल्स के लिए हमें नया घर ही लेना पड़ेगा। उसी खौफनाक रात में राका वापस तो आता है, पर अब वो एक इंसान नहीं रहता। वो एक भयानक भूत बन चुका था। उसकी लाल आंखें और नुकीले नाखून देखकर कोई भी बुरी तरह कांप उठे। मैंने कहा था इंस्पेक्टर, मैं वापस आऊंगा। अब तुझे और तेरे परिवार को मुझसे कोई बचा नहीं सकता। अगली रात ब्रिजेश का भाई राजेश ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। राजेश पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं होता। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तू ही है ना उस बहादुर ब्रिजेश का भाई? आवाज सुनकर राजेश डर जाता है और कांपती आवाज में पूछता है, कौन है? तभी राका का भूत उसके सामने आ जाता है। मैं राका, जिसे तेरे इंस्पेक्टर भाई ने मार डाला। अब मैं तुझे मारूंगा। देखता हूँ तेरा बहादुर भाई तुझे कैसे बचाता है। राजेश के उस भूत को देखकर पसीने छूट जाते हैं। वो तेजी से भागने लगता है। तभी राका उसकी गर्दन पर हमला करता है और उसका सारा खून पी जाता है और तभी राजेश की मौत हो जाती है। अगले दिन ब्रिजेश अपने भाई को देखता है और फूट फूट कर रोने लगता है। किसने किया तुम्हारे साथ ये भाई? मैं अपने भाई को नहीं बचा सका। तभी ब्रिजेश की पत्नी पूजा को राजेश के हाथ पर नाखून से कुछ लिखा हुआ दिखता है। देखिए जी, देवर जी के हाथ पर कुछ लिखा हुआ है। ब्रिजेश हाथ पकड़ने लगता है। भाई तो गया, अब बीवी की बारी। राका। ब्रिजेश ये सुनकर सदमे में आ जाता है और उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। राका,
ये सब राका ने किया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो वापस आ जाएगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है कि हमें पंडित जी को बुलवा लेना चाहिए। ये भूत प्रेत का मामला है, आपके बस की बात नहीं है। पूजा अगले दिन पंडित जी को फोन करती है और उन्हें घर आने को कहती है। राका घर की खिड़की से सब देख रहा होता है। इंस्पेक्टर की बीवी, तू तो गई। पूजा घर की छत पर सूख रहे कपड़े लेने आती है कि तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और वहाँ राका आ जाता है। कहाँ है तेरे इंस्पेक्टर पति? तुझे बचाने के लिए वापस नहीं आएगा। पूजा राका को देखकर चीख पड़ती है और उसकी आवाज सुनकर ब्रिजेश छत पर दौड़ कर आता है, लेकिन छत का दरवाजा बंद हो जाता है। राका, मेरी पत्नी को छोड़ दे। तेरी दुश्मनी मुझसे है, मुझे मार। मेरे परिवार को छोड़ दे। आएगा आएगा, तेरा भी नंबर आएगा, पर पहले तेरी सुंदर सी पत्नी को थोड़ा और सुंदर बना दूं। पूजा डर से भागने लगती है। तभी राका अपने नाखूनों से उसके चेहरे पर हमला करता है। पूजा चेहरे पर लगे घाव से जमीन पर गिर जाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, मैं वापस आऊंगा। दरवाजा खुलते ही ब्रिजेश पूजा की तरफ भागता है और रोने लगता है। तभी वहाँ पंडित जी आ जाते हैं। ब्रिजेश का बेटा सुधीर पंडित जी को राका के भूत के बारे में बताता है। वो एक दुष्ट आत्मा है, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए उसे मुक्ति भी नहीं मिली। हमें जल्दी उसके नाम की पूजा करनी होगी ताकि उसे जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। जो करना है जल्दी कीजिए पंडित जी। मैं अपनी पत्नी और भाई को खो चुका हूँ, अब अपने बेटे को खो नहीं सकता। पंडित जी पूजा करने लगते हैं और जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं वहाँ राका आ जाता है। नहीं, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मुझे मुक्ति दोगे, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। राका सुधीर के पास जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। सुधीर का दम घुटने लगता है। तभी ब्रिजेश पंडित जी का दिया हुआ गंगा जल राका पर छिड़क देता है और राका का मृत शरीर जलने लगता है। ये क्या किया तुमने? तभी पंडित जी अपनी पूजा का आखिरी मंत्र पढ़ते हैं और राका की आत्मा हवा में भाप बनकर उड़ने लगती है। नहीं, मेरा बदला भी पूरा नहीं हुआ। नहीं। और इसी तरह राका की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और ब्रिजेश अपने बेटे की जान बचा पाता